हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। अक्षता आपके साथ। आज है 31 अक्टूबर 2022। तो जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट होने वाले हैं वो सारे इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है तो अच्छे से देखते चलिएगा और नोट करते चलिएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं हमारा आज का क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक मिनट चलते हैं। लेक्चर को डिस्कस करने से पहले जिसने भी अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया जाकर के फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। आपको इसकी पीडीएफ वहीं प्रोवाइड करा दी जाएगी। और सेकंड थिंग, जिसे हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ना वो भी जुड़ सकता है। इन सभी की लिंक आपको इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। पहले हम इसको चेंज कर लेते हैं। यस, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाते हैं? 31 अक्टूबर को मनाते हैं। 31 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। किसके जन्म दिवस पर मनाते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के अवसर पर ये मनाया जाता है। हुआ क्या था? इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 1875 में, 31 अक्टूबर 1875 में गुजरात के कहाँ पर? गुजरात के नाडियाड में हुआ था। गुजरात के नाडियाड में इनका जन्म हुआ था। और वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। पता ही होगा आप लोग को कि वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी भारत के लौह पुरुष जाने जाते हैं। ये राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते क्यों हैं? क्यों एक्चुअली हुआ क्या था कि देशी रियासतों के एकीकरण में इनका बहुत बड़ा योगदान था। देशी रियासतों के एकीकरण में इनका बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा योगदान इनका था। तो इसी उस पर क्या किया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस हर साल 31 अक्टूबर को मनाते हैं। अब कुछ फैक्ट हम लोग वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में भी जान लेते हैं। चलिए देख लेते हैं। जैसे कि हाँ, पहली बार ये कब मनाया गया था? पहली बार मनाया गया था 31 अक्टूबर 2024 को। 2024 को नहीं, 2014 को, 2014 को मनाया गया था। 31 अक्टूबर 2014 को मनाया गया था। ठीक है, और ये अगर इनसे संबंधित ये देखा, और ये देश के फर्स्ट वल्लभ भाई पटेल जो थे देश के पहले उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री रह चुके थे। गृह मंत्री पहले, उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पहले ये रह चुके हैं। और जो 1928 का बारदोली सत्याग्रह हुआ था, बारदोली सत्याग्रह, 1928 का बारदोली सत्याग्रह, हिस्ट्री के भी कुछ क्वेश्चंस आपको इस क्वेश्चन के थ्रू क्लियर हो जाएंगे कि 1928 का जो बारदोली सत्याग्रह हुआ था उसमें वहाँ की महिलाओं के द्वारा इन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी। महिलाओं के द्वारा इन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी। किसको? वल्लभ भाई पटेल जी को। ठीक है, तो ये सारा आपको क्लियर हो गया होगा। और 1931 का जो कराची अधिवेशन हुआ था, 1931 का कराची अधिवेशन, उसमें ये अध्यक्ष के रूप में थे। कौन? अध्यक्षता किसने की थी कराची अधिवेशन के 1931 में? वल्लभ भाई पटेल जी ने की थी। और एक क्वेश्चन और, स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है ये कहाँ पर स्थित है? गुजरात के केवड़िया में स्थित है, नर्मदा नदी पर। तो ये सारे फैक्ट आपको क्लियर हो गए होंगे जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आपको हिस्ट्री की दृष्टि से भी मैंने बता दिया, करंट की दृष्टि से भी बता दिया, सब कुछ हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, 2 से 31 अक्टूबर 2022 तक फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया जा रहा है। क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन? फिर से पढ़ते हैं इसको कि 2 से 31 अक्टूबर तक फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया जा रहा है। यह कौन सा संस्करण है? इसका ये कौन सा संस्करण है? तो कौन सा संस्करण है? तीसरा संस्करण होने वाला है। कौन सा इसका संस्करण है? तीसरा संस्करण है। और भी इसको क्लियरली बताते हैं आपको कि एक्चुअली हुआ क्या था इसमें। इसका जो शुरुआत हुआ था, इसकी शुरुआत 2020 में हुई थी। इसकी शुरुआत 2020 में हुई थी। तो 2020, 2021, 2022, तो 2022 में इसका कौन सा संस्करण है? 23वां संस्करण है। और ये 2 अक्टूबर यहाँ लिखा है, तो 2 अक्टूबर को ये शुरू हुआ था। गांधी जी के जन्मदिन पर इसकी क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। गांधी जी के जन्म दिवस पर इसका शुरुआत हुआ था। और समाप्त 31 अक्टूबर को हो रहा है। 31 अक्टूबर को कहाँ समाप्त हो रहा है? गुजरात के केवड़िया में स्टार्ट हो रहा है। कहाँ पर समाप्त हो रहा है? गुजरात के केवड़िया में ये समाप्त हो रहा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका उद्देश्य क्या है? विषय क्या है इसका?
विषय कह सकते हैं क्या है, तो आज़ादी के अमृत महोत्सव को क्या करना, सफल बनाना, इसका क्या है, विषय है। आज़ादी के अमृत महोत्सव को सफल बनाना। तो ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। 29 अक्टूबर 2022 को किसने सुल्तान जोहोर हॉकी कप 2022 का खिताब जीता है? 29 अक्टूबर 2022 को किसने सुल्तान जोहोर हॉकी कप 2022 का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? भारत ने जीता है। किसने जीता? भारत ने जीता है। किसको हरा करके? ऑस्ट्रेलिया को हरा करके। भारत जीता है ऑस्ट्रेलिया को हरा करके। अब ये देखते हैं कि ये सुल्तान जोहर, इसका मतलब ये जो हॉकी हुआ, ये इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन मलेशिया में हुआ है। कहाँ है? मलेशिया में आयोजन हुआ है, मलेशिया में। क्लियर हो गया होगा। इसकी शुरुआत हुई थी 2011 में। सुल्तान जोहर जो है, ये जो इसका आयोजन मलेशिया में हुआ, शुरुआत 2011 में हुई थी। और इस बार जो हुआ है, इसका कौन सा संस्करण था? 10वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 10वां संस्करण। तो ये भी आपको ध्यान रखना कि भारत इसमें 3 बार विजेता रह चुका है। भारत 3 बार विजेता रह चुका है। और किसको हराया है इस बार? ऑस्ट्रेलिया को हरा करके जीता है, ऑस्ट्रेलिया को हरा करके। अब हॉकी का नाम आया है तो लगे हाथ ये भी आपको याद हो जाना चाहिए कि हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? हॉकी इंडिया के अध्यक्ष तो वो हैं दिलीप टर्की। कौन है? दिलीप तिर्की, दिलीप तिर्की। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइज प्लीज़ अगर आप देख रहे हो तो इसको लाइक करना, जो थंब बना होता है उसको बस टच कर दिया करिए, लाइक हो जाएगा। तो लाइक करना बिल्कुल मत भूला करिए, लाइक कर दिया करिए और सब्सक्राइब कर दिया करिए। जो भी नए व्यूवर्स हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। वहाँ पर रेड बटन टाइप का बना होता है, आप उसको प्रेस कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? सब्सक्राइब हो जाएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करिए और अपने जो भी पढ़ने वाले लोग हैं उनको शेयर कर दीजिए। थोड़ा सा आप सपोर्ट करिए, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़, मैं इतना मेहनत कर रही हूँ तो कृपया थोड़ी सी मदद आप भी कर दिया करिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है ये आपका मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर से लिया हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपीएससी और पीसीएस के दृष्टिकोण से। यूपीएससी और पीसीएस की दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? आईएमटी त्रिलाट नौसैन्य अभ्यास एक संयुक्त अभ्यास है। ठीक है, यह संयुक्त अभ्यास है जिसमें भारत और कौन से अन्य देश शामिल हैं? तो एक मोजाम्बिक है, एक तंजानिया है। देखिए IMT, आई से इंडिया, एम से मोजाम्बिक, टी से तंजानिया। इंडिया, मोजाम्बिक, तंजानिया, इंडिया, मोजाम्बिक, तंजानिया, इसी में तीनों हैं। बस ध्यान रखना, आई से इंडोनेशिया मत कह दीजिएगा, टी से थाईलैंड मत कह दीजिएगा, ऐसा नहीं। ध्यान से रखना है कि सामने आए तो आपको याद हो जाना चाहिए कि आई से इंडिया, एम से मोजाम्बिक, टी से तंजानिया। ठीक है, तो ये भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया ये त्रिपक्षीय अभ्यास का पहला संस्करण है। किसका है कि ये ऐसा नहीं है पहली, मतलब कई बार हो चुका है, इसका पहला संस्करण है ये, इसका पहला संस्करण। और ये कैसा है? नौसेनाओं के बीच है। नौसेनाओं के बीच ये ऐसा अभ्यास है जो 27 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ है। कहाँ से? तंजानिया से स्टार्ट हुआ है। तंजानिया में स्टार्ट हुआ। तंजानिया के डार एस सलाम में आयोजित किया गया है। डार एस सलाम में आयोजित 27 अक्टूबर को डार एस सलाम में तंजानिया के ये शुरू किया गया है। और इसका ये पहला संस्करण है, नौसेना अभ्यास है। और ये मतलब क्या कहते हैं? त्रिपक्षीय अभ्यास है। कौन कौन सा? भारत, मोजाम्बिक, तंजानिया का त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है जो तंजानिया के डार एस सलाम में स्टार्ट हुआ है। और ये पहला संस्करण है इसका। और भी कुछ इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करें तो इसमें भारतीय नौसेना का जो प्रतिनिधित्व कर रहा है, भारतीय नौसेना की साइड से जो गया है वो मिसाइल फ्रिगेट है। मिसाइल फ्रिगेट INS तरकस है, INS तरकस। चेतक हेलीकॉप्टर और मार्कोस विशेष बल। मार्कोस क्या है? एक विशेष बल है, इसी के द्वारा किया जाता है। भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व मिसाइल फ्रिगेट, INS तरकस, चेतक हेलीकॉप्टर और मार्कोस द्वारा किया जाता है। और इस अभ्यास के 3 उद्देश्य हैं। क्या उद्देश्य हैं? एक तो इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाना, दूसरा समुद्री सहयोग को मजबूत करना और प्रशिक्षण को क्या करना? साझा करना। प्रशिक्षण के माध्यम से जो सामान्य खतरों से निपटने के लिए क्षमता का विकास करना। ठीक है, तो ये सारे आपको क्लियर हो गए होंगे। ये अभ्यास जो है हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और समुद्री पड़ोसी के साथ सहयोग बढ़ाना हुआ और क्षेत्र में सभी के लिए सागर सुरक्षा और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारतीय
और भारतीय नौसेना और भारत की प्रतिबद्धता को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या कह रहा है, 26 अक्टूबर से 12 नवंबर 2022 तक भारत और किस देश के बीच गरुड़ 7 अभ्यास का आयोजन किया गया? तो फ्रांस के बीच किया गया, भारत और फ्रांस के साथ किया गया। यहाँ मैंने ये लगा दिया है, यहाँ हम लोग इसको देख लेते हैं। देखिए लिखा है भारत और फ्रांस की एयरफोर्स के संयुक्त गरुड़ा। भारत और किसके किसके बीच है? भारत और फ्रांस के बीच है, भारत और फ्रांस के बीच। और कब से कब तक हुई है ये देख लेते हैं। 26 अक्टूबर, दूसरा कलर यहाँ ले लेते हैं, 26 अक्टूबर 2022 से ये 12 नवंबर 2022 तक ये चलने वाला है। ये अभ्यास जो है 26 अक्टूबर 2022 से 12 नवंबर 2022 तक ये चलने वाला है। और ये कहाँ पर आयोजन होगा? राजस्थान के जोधपुर में। कहाँ पे? राजस्थान के जोधपुर में इसका आयोजन होने वाला। और ये कैसा अभ्यास है? वायुसेना का अभ्यास है। कैसा अभ्यास है? वायुसेना का अभ्यास है। किसका अभ्यास? वायुसेना का अभ्यास है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। और इसमें भारत की तरफ से कौन भाग लेने वाला है? तो भारत की तरफ से राफेल, तेजस, प्रचंड भाग लेगा। भारत की तरफ से कौन कौन? राफेल है, तेजस है, प्रचंड, ये सब भाग लेने वाले हैं। तो ये सारा आपको क्लियर हो गया होगा बहुत ही अच्छे से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हाँ, कुछ और ध्यान, ये मैंने दे दिया, इसको आप पूरा पढ़ लीजिएगा। और ये जो गरुड़ के साथ ही साथ जैसे कि क्या हो गया, वरुड़ हो गया, शक्ति हो गया, ये सब भी ये भारत और फ्रांस के बीच है, भारत और फ्रांस के बीच का अभ्यास है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। छठा क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधक समिति की एक विशेष बैठक की मेजबानी की है? तो किसने की है? तो भारत। किसने की है? भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है, वो भी पहली बार कर रहा है। भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है और वो भी पहली बार कर रहा है। ठीक है। अगर हम बात करें यूएनएससी की, यहाँ पे दिया है ना यूएनएससी, तो यूएनएससी जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, इसका अगर बात करें इसमें टोटल कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं। और इन 15 सदस्यों में, मैं फिर से यहाँ लिख दे रही हूँ हटा करके, इसमें टोटल 15 सदस्य होते हैं। और इन 15 सदस्यों में 5 सदस्य जो होते हैं स्थायी होते हैं। 5 सदस्य जो होते हैं वो स्थायी मेंबर होते हैं। इनके पास क्या होता है? वीटो पावर होता है। इनके पास क्या होता है? वीटो पावर होता है, वीटो पावर। और इसमें से 10 सदस्य जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं। 10 क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। इनका जो कार्यकाल होता है 2 साल के लिए होता है। ये जो अस्थायी मेंबर होते हैं इनका कार्यकाल जो होता है 2 साल के लिए होता है। इसमें हुआ क्या था? ये जो निरोधक समिति पर एक विशेष बैठक की मेजबानी की, इसमें हुआ क्या था कि 2001 में अमेरिका पर हमला हुआ था। 2001 में अमेरिका पर हमला हुआ था। तो हमला हुआ था तभी यूएनएससी के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया था। उस प्रस्ताव का नाम था 1373 73, यहाँ लिख दे रही हूँ 1373। ये प्रस्ताव पारित हुआ था। और इस 1373 प्रस्ताव पारित करके इसी समिति का क्या किया गया था? गठन किया गया था। तो ये पूरा आपको क्लियर हो गया हो। तो ये 1373 प्रस्ताव क्या है कि ये संबंध, इसको ध्यान रखना है कि इस प्रस्ताव के तहत क्या हुआ था कि आतंकवाद निरोधक समिति का क्या किया गया था? गठन किया गया था। और इसकी मेजबानी इस बार अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारत कर रहा है, पहली बार कर रहा है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं 7th क्वेश्चन। ये भी मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर से लिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बीमारियों से संबंधित एक नया क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है, और जो चर्चा में है उससे क्वेश्चन तो पूछ ही लेता है। तो चलिए इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन गाइज आप क्या करिए, प्लीज़ अभी तक जिसने लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए। चलते हैं देख लेते हैं क्या कह रहा है। मायोसिटिस नामक जो बीमारी है, इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? मायोसिटिस एक दुर्लभ बीमारी है। ठीक है, बिल्कुल दुर्लभ बीमारी है जिसमें मांसपेशियों की सूजन वाली समस्या देखने को मिलती है। राइट ऑप्शन, मतलब राइट स्टेटमेंट है। दूसरा, मायोसिटिस से बच्चे और वयस्क दोनों प्रभावित हो सकते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं कि मायोसिटिस जो है ये बीमारी दुर्लभ बीमारी है। इसका जो लक्षण है वो ये है कि कमज़ोर हो जाना, कमजोरी फील करना और मांसपेशियों में दर्द होना। ठीक है, ये है। और समय के साथ साथ ये धीरे धीरे खराब हो जाता है। मायोसिटिस जो है ये आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली की समस्या के कारण होता है।
ये क्या करता है, स्वस्थ ऊतकों पर हमला करता है। मायोसिटीज़ के कई प्रकार हैं, जिसमें देखा जाए तो यहाँ मैं लिख दे रही हूँ पॉलीमायोसिटीज़, कम से कम सुने रहेंगे तो सामने ऑप्शन रहेगा तो आप लगा सकते हैं। पॉलीमायोसिटीज़, ये पॉलीमायोसिटीज़ जो है ये मांसपेशियों, कंधों, कूल्हों, जांघ की मांसपेशियों को क्या करता है, प्रभावित करता है। और यह सबसे ज़्यादा महिलाओं में ये आम होता है, महिलाओं में सबसे ज़्यादा ये होता है पॉलीमायोसिटीज़। महिलाओं में 30 से 60 वर्ष की आयु के लोगों को ये प्रभावित करता है। ये 30 से 60 वर्ष की उम्र के लोगों को प्रभावित करता है। ये आपको क्लियर हो गया। दूसरा जो टाइप है इसका है डर्माटोमायोसिटीज़। इसमें क्या होता है, इसमें ये भी मांसपेशियों को प्रभावित करता है और एक दाने का कारण बनता है, एक दाने से ही ये प्रभावित होता है और यह महिलाओं में अधिक आम है और इसमें बच्चों को भी ये प्रभावित करता है। डर्माटोमायोसिटीज़ जो है बच्चों को भी प्रभावित करता है, वयस्कों को भी प्रभावित करता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एक और होता है जिसका नाम है समावेशन बॉडी मायोसिटीज़, जिसको IBM शॉर्ट में बोलते हैं। IBM यानी समावेशन बॉडी मायोसिटीज़, जो जांघ की मांसपेशियों में, अग्रभुजाओं की मांसपेशियों और घुटने के नीचे की मांसपेशियों में कमजोरी का कारण बनता है। और निगलने में भी कोई भी चीज़ निकल रहे हैं उसमें भी समस्या, जिसको डिस्फेगिया कहते हैं, ये भी पैदा कर सकते हैं। वो IBM जो है, ये IBM ये वाला जो है पुरुषों में सबसे ज़्यादा होता है, ये पुरुषों में भी सबसे ज़्यादा होता है और 50 से अधिक लोगों को ये प्रभावित करता है। और इसमें मांसपेशियों, मैंने बता ही दिया, मांसपेशियों को प्रभावित करता है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसने ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2022 जारी की है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, WHO के द्वारा ये क्या किया गया है, ये रिपोर्ट जारी की गई है। तो WHO, और इसमें जो है इस रिपोर्ट में 2021 तक के आंकड़े क्या किए गए हैं, प्रकाशित किए गए, जारी किए गए हैं। इसमें ये बताया है टीबी मरीज के 68%, केवल 68% टीबी मरीज के 68% केवल 8 देशों में मिले हुए हैं। 8 देश में 68 टीबी मरीज जो हैं, 68% टीबी के मरीज 68% लगभग 8 देशों से मिले हुए हैं। और इन 8 देशों में भारत भी शामिल है, इंडिया भी शामिल है इन 8 देशों में। ठीक है, तो ये आंकड़े बताए गए हैं इसके तहत। अगर हम बात करें, और हाँ, इसे अगर देखा जाए तो 1 लाख जनसंख्या में 210 मरीज जो हैं टीबी से ग्रसित हैं, 210 टीबी से ग्रसित हैं। और पूरी दुनिया की बात करें तो 6 मिलियन जो हैं, 6 मिलियन मरीज का टीबी से संबंधित मरीज थे, उनका निदान हो चुका है। और टीबी जो रोग है ये किसको प्रभावित करता है, फेफड़े को प्रभावित करता है। किसको? फेफड़े को प्रभावित करता है। और ये बैक्टीरिया जनित रोग है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर ये बताएं कि टीबी दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 मार्च को टीबी दिवस मनाया जाता है। 24 मार्च को टीबी दिवस मनाया जाता है। और WHO की बात यहाँ की गई है, तो WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। और यहाँ के जो महानिदेशक हैं वो डॉक्टर टेड्रोस हैं, टेड्रोस घैब्रेयेसस हैं। और इसका जो स्थापना है वो 1948 को हुआ था, 7 अप्रैल 1948 को। तो यहाँ से संबंधित सारे क्वेश्चन, सारे फैक्ट मैंने आपको बता दिए हैं। 9वां क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन का शुभारंभ कहाँ किया गया है? लखनऊ में किया गया है। लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया गया है। और लखनऊ के किंग जॉर्ज चिकित्सालय में इसका, ये नहीं पूछेगा कहाँ किया गया, बस इतना ध्यान रखिए उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया गया है। एशिया की पहली पैथोजन है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन का शुभारंभ लखनऊ में किया गया है। अच्छा, इसमें होगा क्या? तो इसमें जो रक्त में बहुत सी अशुद्धियाँ होती हैं, बारीक अशुद्धियाँ होती हैं। तो रक्त में जो बारीक अशुद्धियाँ होती हैं उनको 15 मिनट में 4 यूनिट ब्लड को शुद्ध करने में इसका यूज़ किया जाता है। 4 यूनिट ब्लड, 15 मिनट में 4 यूनिट ब्लड जो है उसको शुद्ध करने में, जो बारीक अशुद्धियाँ होती हैं उनको शुद्ध करने में इसका यूज़ किया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब लखनऊ आया तो लखनऊ से संबंधित एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आया, उसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि देश का पहला नाइट सफारी ये कहाँ पर? लखनऊ में। वो भी किसकी तर्ज पर? सिंगापुर की तर्ज पर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है
कि हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के लिए सुरक्षित और स्वच्छ स्थलों को सुनिश्चित करने के लिए महिला अनुकूल पर्यटन परियोजना की है शुरुआत की है। तो किसने की है ये की है केरल के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? केरल के द्वारा किया गया। चलिए इससे संबंधित मैंने यहाँ लगा दिया है PIB का। चलिए देख लेते हैं। केरल पर्यटन विभाग ने महिला अनुकूल पर्यटन परियोजना शुरू की है। किसके लिए? सिर्फ महिलाओं के लिए। कैसा? सुरक्षित और स्वच्छ स्थलों को सुनिश्चित करने के लिए। सेफ और स्वच्छ स्थलों को सुनिश्चित करने के लिए महिला अनुकूल पर्यटन परियोजना शुरू की गई है केरल राज्य पर्यटन विभाग के द्वारा। किसके द्वारा? केरल राज्य पर्यटन विभाग के द्वारा। सभी महिला टूर पैकेज जिसमें भोजन हो, आवास हो, परिवहन हो, सामुदायिक गाइड शामिल है, उनको महिलाओं द्वारा नियंत्रित और संचालित किया जाएगा। ये सारी चीज़ें जो परिवहन, भोजन, आवास होगा, सामुदायिक गाइड होगा, ये महिलाओं के द्वारा क्या किया जाएगा? नियंत्रित किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा, उसे ऑपरेट किया जाएगा, संचालित किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इसका उद्देश्य है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। किस देश ने दुनिया का पहला ओरल कोविड वैक्सीन लॉन्च किया है? तो किसके द्वारा किया गया? चाइना के द्वारा किया गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है पक्षी। ये भी आपका मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर से लिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको भी। पक्षी अमूर फाल्कन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो चलिए विचार कर लेते हैं। ये जो पक्षी अमूर फाल्कन है, यह सबसे लंबे समय तक उड़ने में सक्षम प्रवासी पक्षियों में से एक है। यहाँ तक तो सही है। जो उत्तरी चीन, पूर्वी मंगोलिया, सुदूर पूर्वी रूस में मौजूद अपने प्रजनन के मैदानों से दक्षिण अफ्रीका में मौजूद सर्दियों के मैदान में वार्षिक प्रवास करती है। ये राइट ऑप्शन है, मतलब राइट स्टेटमेंट है फर्स्ट वाला। सेकंड पढ़ लेते हैं। इस पक्षी का प्रवासी मार्ग भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों नागालैंड और मणिपुर से होकर गुजरता है। ये भी सही है। एक दो तो सही है। तीसरा चलिए देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। तीसरा कह रहा है गैर देशज प्रजाति होने के कारण इस पक्षी को वन्य जीव व संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत किसी प्रकार का संरक्षण प्राप्त नहीं है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन क्या है आपके करेक्ट हैं। चलिए इसके बारे में पूरा डिटेल हम लोग जान लेते हैं कि जो अमूर फाल्कन है, फाल्कन को बाज कहते हैं, फाल्कन को हिंदी में बाज कहते हैं। तो अमूर जो बाज है यानी फाल्कन है, ये दक्षिण पूर्वी साइबेरिया और उत्तरी चीन से होते हुए प्रजनन के लिए भारत में प्रवास करता है। इसके बाद ये क्या करता है, ये पक्षी हिंद महासागर क्षेत्र से होते हुए दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं, जहाँ वो काफ़ी लंबे टाइम तक रहते हैं। तो अमूर बाज जो है इस तरह से कह सकते हैं कि दुनिया की सबसे लंबी यात्रा करने वाली प्रवासी शिकारी पक्षी है। इस तरह से कह दिया जाए तो अमूर बाज जो है, अमूर फाल्कन जो है, ये दुनिया की सबसे लंबी यात्रा करने वाली प्रवासी शिकारी पक्षी है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इवन त्रिपुरा राज्य सरकार जो था, इसने इस त्रिपुरा राज्य सरकार ने इस अमूरबाज के शिकार के खिलाफ चेतावनी जारी की थी कि इन पक्षियों का शिकार करना, फंसाना, मारना और बेचने, अगर कोई ऐसा बेच उच रहा है तो उसको 3 साल की कैद होगी और 25,000 का जुर्माना उसको देना पड़ेगा। तो इस तरीके का त्रिपुरा सरकार ने इसके खिलाफ चेतावनी भी दी थी। जैसा कि थर्ड स्टेटमेंट में कहा था कि इसको 1972 गैर प्रवासी पक्षी है, तो इसको क्या कहते हैं 1972 के तहत किसी प्रकार का संरक्षण प्राप्त नहीं है। तो ऐसा नहीं है। भारत में अमूर जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, भारत में जो अमूर बाज है, इसको वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षण प्राप्त है। इसको संरक्षण प्राप्त है इसके तहत। ठीक है, और जबकि जो IUCN की रेड लिस्ट में ये जो पक्षी हैं, ये लीस्ट कंसर्न की श्रेणी में है। ये भी ध्यान रखिएगा किस श्रेणी में, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। लीस्ट कंसर्न की श्रेणी में ये आता है। ठीक है, अगर हम ये जो वन्यजीव संरक्षण 1972 है, ये क्या होता है, तो भारत सरकार के द्वारा 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लाया गया था। तो क्यों लाया गया था? इसका उद्देश्य यही था कि वन्यजीवों की संरक्षा करना और अवैध शिकार को क्या करना है, रोकना है। और इसकी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की जो प्रथम अनुसूची है, इसके तहत वन्यजीव को अधिकतम कानूनी संरक्षण प्राप्त है। और इस अधिनियम 1972 को 2003 में क्या किया गया था, संशोधन भी किया गया था। तो इससे संबंधित जितने फैक्ट थे मैंने आपको बता दिए हैं। चलते हैं फटाफट रिविजन करते हैं। किसने देश की सबसे बड़ी पुरुष प्रतियोगिता मिस्टर इंडिया का खिताब जीता है? विनीत शर्मा। भारतीय सेना का इन्फेंट्री दिवस हर साल 27 अक्टूबर को मनाते हैं। 15 से 17 फरवरी 2023 तक 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? फिजी में। चर्चा में रहा नकोरा किस देश का शहर है? लेबनान। दुनिया के सबसे गंदे आदमी अमी हाजी का निधन हो गया, किस देश से संबंधित? ईरान। छठ पूजा का पर्व शुरू है, मनाया जाता है कार्तिक शुक्ल की चतुर्थ से सप्तमी। नरेंद्र मोदी ने कहां पर भारत की पहली C295 MW परिवहन विमान विनिर्माण परियोजना की आधारशिला रखेंगे? बड़ोदरा कहाँ? गुजरात में।
और 26 से 31 अक्टूबर 2022 तक भारत और किस देश के बीच सिम्बैक्स 2022 अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है? सिंगापुर। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की वायु परिवहन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? शेफाली जुनेजा। कौन अमेरिकी मूल के रक्षा उपकरण है? तो हॉक इंटरसेप्टर है, जेवलिन एंटी-टैंक है, MIM 100 पैट्रियट है, ये नहीं है। और स्ट्रिंगर मिसाइल प्रणाली है, तो 1 2 3 5 है, 4 नहीं है। किस राज्य और यूटी में समृद्धि योजना की शुरुआत की गई है? दिल्ली में। आकांक्षा व्यवहार है, किस खेल से संबंधित है? भारोत्तोलन। कौन ट्विटर के अंतरिम CEO बने हैं? एलन मस्क। तो उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे, तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।